नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी 11वीं प्रश्नावली नए संशोधित सिलेबस के अनुसार। इस प्रश्नावली में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि करना कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक यानी कौन से सवाल छोड़ने हैं। तो इसमें से पूरी प्रश्नावली जो हटाई गई है और कुछ प्रश्नावली के बीच में से भी सवाल हटाए गए हैं, तो उनको बहुत ध्यान रखना है। आपको वही सवाल करने हैं जो आपको नए संशोधित सिलेबस में रखे गए हैं। तो अपन उसको अंदर देखेंगे, नए संशोधित सिलेबस के अनुसार जो जो सवाल रखे गए हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। और पहले शुरू से बात करते हैं आपकी बेसिक से, यानी पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे इसका बेसिक, और बेसिक से अपन धीरे धीरे हाई लेवल तक बढ़ते जाएंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर पाओ। और जो प्रश्नावली का बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्नावली को लेकर जो डर है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं उसके बेसिक से। सबसे पहले अपन समझते हैं प्रश्नावली का नाम है समरूपता। तो समरूपता ही क्या होता है? तो पहले अपन बात करेंगे समरूप आकृतियों के बारे में। समरूप का मतलब होता है, सम का मतलब समान और रूप का मतलब आकृति। समान आकृति जो दिखने में क्या हो, आकृति एक जैसी हो। जैसे अपने बात करें, मान लो कोई आपने क्या बनाया, एक वर्त बनाया। ये क्या है? एक वर्त है, ठीक है। ये दूसरा वर्त बनाया और ये एक और वर्त बनाया। अब देखो, तीनों में दिखने की आकृति क्या है? सबकी एक जैसी है। मतलब इनका जो आकृति है, मतलब इनका जो शेप है, इनका जो रूप है वो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। तीनों का रूप क्या है? बिल्कुल एक जैसा है। तो ये तीनों आकृतियां आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। ये क्या है? समरूप है। इसी तरह पर मान लो वर्ग लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। और तीसरा, अब ये भी, इनका भी रूप आपको क्या है? एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या है? समरूप है। ये भी क्या है? समरूप है। एक और आकृति लेते हैं। पहले आपने लिया है वर्त, उसके बाद लिया है वर्ग, और उसके बाद में अपन लेते हैं समबाहु त्रिभुज। देखो, त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज लिया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी क्या होती है? प्रत्येक भुजा बराबर होती है या तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये मान लिया एक समबाहु त्रिभुज, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज, और ये तीसरा समबाहु त्रिभुज। तीनों की भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। ठीक है। तो ये भी आकृति क्या है? समरूप है। यानी इनका भी रूप सबका एक जैसा दिख रहा है। अब देखो, जिनकी आकृति एक जैसी नहीं होती, जैसे मान लो अपने बनाया आयत। अब ये एक आयत है। अब दूसरा दिखने में भी क्या है? ये आयत ही है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? अलग है, इसका अलग है। तो ये रूप एक जैसे नहीं दिख रहा है। या फिर इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये आयत और ये आयत रूप दिखने में एक जैसा नहीं है। किसी की हो सकता है लंबाई ज्यादा हो तो किसी की चौड़ाई ज्यादा हो सकती है। तो ये क्या है? समरूप नहीं है। समरूप नहीं है। तो आपसे पूछे, कुछ आकृतियां हैं जो समरूप होती है, जैसे वर्त है। तो वर्त, कोई भी वर्त हो दूसरे वर्त के बिल्कुल, जो वर्त होता है दूसरे वर्त के बिल्कुल जैसा दिखाई देता है, तो वर्त सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। वैसे ही वर्ग की बात करें तो वर्ग भी क्या होते हैं? सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो वर्ग भी सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में भी प्रकार आपको ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज, तो वो क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। देखो, समरूपता के अपन नियम पढ़ेंगे, किस मायने से अपन किसी आकृति को दूसरी आकृति के समरूप कह सकते हैं। तो देखो, एक तो अंदर उसके अंदर होता है कोणों का अनुपात बराबर, यानी इसके कोण बराबर होते हैं। यानी इसका कोण और इसके कोण आपस में क्या है? बराबर है। अपने को पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसमें भी। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें भी 90 डिग्री का। तो पहली अपने को शर्त पता चली कि कोण होते हैं वो एक आकृति का कोण दूसरी आकृति के बराबर होना चाहिए। लेकिन वर्त में देखो, वर्त में क्या होता है? त्रिज्याओं का अनुपात बराबर रहता है। यानी यहां से भी ये गोल आकृति है, इसमें कोण नहीं होगा, सीधा वर्त रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे और आकृति समबाहु त्रिभुज का हो गया ये। और भी कोई आकृति है जिसके कोण एक के दूसरे के बराबर हैं और भुजाएं या तो बराबर हो या उसका अनुपात बराबर हो, तब उसको अपन क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। इसको और आगे समझते हैं।
देखो अभी तक तो अपने समरूप आकृतियां देखी, अब देखते हैं समरूपता की शर्त क्या है, कौन सी शर्त लागू होती है तब कोई एक आकृति दूसरी आकृति के समरूप होती है। तो देखो दो शर्तें यहां पर लागू होनी चाहिए कम से कम, दोनों शर्तें अगर लागू हो रही है तो वो दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। पहली आकृति में क्या होता है, एक कोई भी आकृति है उसके एक कोण क्या हो, कोण समान हो। कोण एक दूसरे के, एक आकृति के कोण दूसरी आकृति के क्या हो, समान हो। और दूसरा क्या है, भुजाओं का अनुपात समान हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। देखो इसको अपन समझते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोनों शर्तें जिसमें लागू होगी वो दोनों आकृतियां क्या है, समरूप हैं। जैसे अपने वर्ग को कहा था तो वर्ग के पहले उदाहरण लेके अपन करते हैं। मान लो ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको दे दिया पी क्यू आर एस। पहले देखो अपन करते हैं कोण, तो अपने को पता है सारे कोण क्या होते हैं, वर्ग के अंदर 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो अपन यहां पर कह सकते हैं पहला कोण ए बराबर कोण पी, कोई सा भी कोण किसी के बराबर कर दो कोण। दूसरा अपन कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, तीसरा कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर, और चौथा कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण एस। मान लीजिए ये कोण P 90 डिग्री के ही है आपस में, तो बराबर हो गए। दूसरा देखो ये पहली कंडीशन यहां पर लागू हुई। दूसरी देखो क्या होती है, अपने को पता है AB बटे PQ, AB का मान कितना है 5 और PQ का मान कितना है, देखो 5 बटे 3। दूसरा देखो पहले तो AB भुजा बटे PQ निकाला, अब BC बटे देखो निकालते हैं, BC बटे ये कौन सा आएगा QR। अब आपको पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, और ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3, तो ये भी आ गया 5 बटे 3। ऐसे तीसरी भुजा निकालते हैं, इसकी लेते हैं CD और इसकी लेते हैं RS, तो CD बटे RS, तो ये भी कितनी होगी 5 और ये भी 3। इसकी चौथी भुजा लेते हैं, ये होगी DA और ये होगी SP, तो ये हो गया DA बटे SP, ये भी कितना होगा 5 बटे 3। तो देखो सभी में भुजाओं का ऐसे अनुपात करते हैं ना तो बराबर आता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP बराबर सब में 5 बटे 3 आ रहा है। तो इस तरह से भुजाओं का अनुपात जिस आकृति में बराबर होगा दोनों आकृतियों का, वो दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समरूप। ठीक है, एक और अपन उदाहरण लेते हैं, उससे और समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको दो आकृतियां दे रखी है, अपन त्रिभुज के रूप में लेते हैं। ये दो आकृतियां ले रखी है, ठीक है। मान लिया इसका कोण ये 50 है, ठीक है, ये कोण इसका 70 है और ये कोण आपको दे दिया 60, ठीक है। इसका आपको कोण दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 70 और ये दिया हुआ है 60। इसको कह दिया ABC, ये कह दिया PQR, ये है 6, ये है 8 और ये है 9, ये होगी 3 4, ये 4.5। अब देखें इनको करते हैं, तो पहले तो देखो कोण कौन से बराबर हैं, तो इसके अंदर आपको पता है कोण A बराबर कितना है, कोण A भी 50 है और कोण P भी क्या है 50, तो कोण A बराबर कोण P। दूसरा देखो कोण B किसके बराबर है, ये भी 70 है और ये भी 70 है, इस त्रिभुज का ये 70, तो कोण B बराबर कोण Q के, देखो B और Q दोनों 70 के हैं। तीसरा देखो कोण R और कोण C बराबर हैं, तो कोण C बराबर कोण R। पहली कंडीशन तो देखो लागू हो गई कि क्या होता है, भुजाओं का कोण एक दूसरे क्या है, कोण समान है, बराबर है। इस त्रिभुज के कोण इसके बराबर हैं। अब देखते हैं भुजाओं का अनुपात। भुजा देखो निकालते हैं, पहले अपन लेते हैं AB बट्टे इधर कौन सी आएगी, ये भुजा इसके बराबर PQ, AB बट्टे PQ, तो AB का मान कितना है 6 बट्टे PQ का मान कितना आ रहा है 3, तो 6 बट्टे 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बट्टे 1, यानी ये आ रहा है 3 के पाने से काटा 2 बट्टे 1। दूसरा देखो अपन भुजा लेते हैं, AB ले लिया, अब लेते हैं BC बट्टे QR, तो देखो BC बट्टे QR, ये कितना आएगा, देखो BC का मान 8 है और इसका 4,
तो 8/4, ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कटेगा 2/1। तीसरी भुजा बची हुई लेते हैं, ये है CA और ये है RP। CA/RP इसका मान रखते हैं, तो CA का मान कितना है 9 और इसका 4.5, तो 9/4.5, ये भी इससे कटेगा 1 और ये 2 बार, तो ये भी क्या आएगा 2/1। तो देखो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, 2/1 2/1 2/1। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं AB/PQ बराबर BC/QR बराबर CA/RP। ये सारे अनुपात बराबर है, तो भुजाओं का ये क्या हो गया, अनुपात बराबर आ गया। पहली कंडीशन यहाँ पे ये थी कि उनका कोण बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर कोण बराबर है। दूसरा क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तब इन दोनों त्रिभुजों को अपन कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो इस तरह से आकृतियां अपने को क्या करना है, एक तो कोण बराबर करना है और दूसरा क्या करना है अपने को, उसके भुजाओं का अनुपात देखना है। दोनों कंडीशन जहां पर लागू होगी तभी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, या त्रिभुज या कोई भी आकृति है वो समरूप होंगे, अदरवाइज वो समरूप नहीं होंगे। देखो अपन प्रश्न का शुरू करने से पहले एक चीज और जानते हैं, समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है, इसके अंदर क्या अंतर है और क्या समानता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा आपको बीच में आपस में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको पहले ही अपन डिटेल के अंदर समझ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहले देखो सर्वांग समता। सर्वांग समता के अंदर अपने को ये पहले पता है कि दो त्रिभुज या कोई भी आकृति है अगर सर्वांग सम होती है तो पहली शर्त उनकी होती है कि संगत जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती, यानी समान अनुपात होती है। जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती। इसके अंदर क्या होता है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी जो पहली शर्त है, इसमें तो इसका समानुपाती होती है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसके अंदर भुजाएं ही बराबर होती है आपस में। दूसरा देखो पॉइंट है, वो दोनों में सेम है, संगत कोण बराबर। और इसमें भी क्या होता है, दूसरा पॉइंट यही है, संगत कोण बराबर। ठीक है, दोनों में ये पॉइंट है। अगर आपको ये अच्छी तरह ध्यान है तो आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसको चित्र के थ्रू समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली देखो आकृति है, जैसे अपने उदाहरण लिया एक वर्ग का। वर्ग के अंदर देखो दो आकृतियां हैं और यहां पर भी दो आकृतियां हैं वर्ग की। अब देखो किस तरह से समरूप होती है और सर्वांग सम होती है। समरूप का मतलब है आपको आकृति दे रखी है, इसकी भुजा 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये 5 होगी। अगर इसकी भुजा 2 दे रखी है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, लेकिन आपको पता है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोण तो आपस में बराबर हो ही गए, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर है। सब में देखो इस भुजा का अनुपात बट्टे में ये रखेंगे तो सब में क्या आएगा, 5/2 5/2 5/2। आपस में भुजा बराबर नहीं है, अनुपात बराबर है। इसके अंदर बात करें, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर ही है, और कोण तो बराबर है ही है। कोण तो आपस में क्या है, बराबर है। कोण तो आपस में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो वैसे बराबर हो गया। इसमें भुजाओं का आपस में भुजाएं ही बराबर होती है, इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसमें भुजाएं ही बराबर होती है। ठीक है, और देखो दूसरी आकृति लेते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज लिया, ये मान लो एक कोण लिया है 60 डिग्री का, ये लिया है 80 डिग्री का और ये लिया है 40 डिग्री का। ठीक है, इसमें भी इसी तरह, ये 60 का, ये 80 का और ये 40 का। कोण आपस में बराबर है। अब देखो भुजाएं लेते हैं, ये 6, ये 3, ये 8, ये 4 और ये ले लिया अपने 4 और ये 2। अब देखो यहां पर देखो इसमें भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो किस तरह आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। PQR, कोण तो देखो बराबर है, कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q और कोण C बराबर है कोण R। लेकिन बात करें भुजाओं का अनुपात तो AB बटे PQ कितना आएगा, 6/3। काटेंगे तो कितना रहेगा, 1/2। इसी तरह देखो दूसरा लेते हैं BC
क्यू आर, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8/4, ये भी कटेगा तो क्या आ जाएगा 2/1। और तीसरी भुजा है सी ए, जिसके बट्टे में क्या आएगा आर पी, ये भी कितना आएगा ये 4/2, जो कितना आएगा 2/1। तो सब में देखो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर सी ए बट्टे आर पी बराबर सब में क्या आ रहा है 2/1। तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है इसमें। देखो कोण तो बराबर है ही है, पहली शर्त ये होगी, दूसरी शर्त ये होगी भुजाओं का अनुपात बराबर है। वहीं अपन सर्वांग समता में समझे तो देखो इसको किस तरह से समझेंगे। मान लो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, जैसे मान लो ये कौन लिया 60, ये 80 और ये 40, ये 60, ये 80 और ये 40, ठीक है। अब देखो इसकी भुजाएं कैसे होगी। अब ये भुजा है जैसे मान लो 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, ये 4 तो ये भी 4। तो देखो यहां पर अपने पहले सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो देखो कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है। ये तो कोण बराबर हो गए पहली शर्त। अब देखो भुजाओं का इसमें अनुपात बराबर था, 1/2 में इसकी भुजा रखी तब आया था। इसमें देखो क्या करेंगे, जो ए बी है वो किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का देखो यहां तो भुजाओं का अनुपात बराबर था, यहां भुजाएं ही बराबर है। दूसरी देखो भुजा बीसी, बीसी बताओ किसके बराबर है क्यू आर के बराबर, किसके बराबर क्यू आर। और लास्ट भुजा है वो है कौन सी सी ए, सी ए किसके बराबर होगी आर पी के। तो देखो यहां पर भुजाएं ही बराबर है, तब ये त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है और ये क्या है समरूप है। देखो समरूप त्रिभुज किस तरह से लिखते हैं, अगर मान लो यहां पर लिखना होता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप इस तरह से लिख लें, त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह ऐसे होता है पी क्यू आर, पी क्यू आर। समरूप का चिन्ह आपको सिर्फ एक चिन्ह लगाना है ऐसे, जबकि सर्वांग सम में आप बताएंगे तो इस तरह होगा, त्रिभुज ए बी सी ये दो लाइनें बराबर फिर ऐसे लगाना है पी क्यू आर। इसका मतलब होता है त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, बराबर का चिन्ह लगा के ऊपर ये समरूप का चिन्ह लगाते हैं तो ये सर्वांग सम होता है और ये होता है समरूप। इसका मतलब है भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण तो बराबर है ही। इसका मतलब होता है भुजाएं भी बराबर है और कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं भी बराबर है, संगत कोण भी बराबर है। जबकि इसके अंदर संगत भुजाएं और संगत कोण तो बराबर है लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये होता है कुछ सर्वांग समता और समरूपता के अंदर अंतर। आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखें, आपस में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। देखो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसकी जो प्रश्नावली है उसके सवाल। उससे पहले आपको दो चीजें यहाँ पर क्लियर करनी है। एक तो आप देखो, एक तो आपने पढ़ा समरूप और एक होता है सर्वांग सम, एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांग सम। समरूप का मतलब क्या होता है, आकृति क्या होती है बिल्कुल एक जैसी दिखती है, आकृति बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन उसकी देखो आपको ये कहा था सिर्फ क्या होता है कोण बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सर्वांग सम के अंदर क्या होता है भुजा भी बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये एक आकृति है और दूसरा ये वर्ग है, अगर इसकी भी भुजा 5 है और इसकी भी भुजा 5 है और 90 डिग्री कोण तो होता ही है, तब ये क्या है सर्वांग सम है, तब क्या है सर्वांग सम है। और समरूप तो ये होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर भुजा बराबर है तो भुजाओं का अनुपात तो हमेशा बराबर होगा ही होगा, क्योंकि 5/5 लिखेंगे तो क्या आएगा 1/1, तो सभी में 1/1 आएगा, तो अनुपात भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि जो कोई भी आकृति अगर सर्वांग सम है तो वो समरूप जरूर होगी, सर्वांग सम है तो वो समरूप होगी, लेकिन समरूप है तो वो सर्वांग सम कोई नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि वो हो ही हमेशा। ठीक है, अब देखो अपन इसके प्रश्नावली शुरू करते हैं एक सवाल से। सबसे पहला सवाल दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान आपको पूरे भर के यानी पूरा करना है। तो देखो सबसे पहला दिया हुआ है सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं, मतलब दिखने में आकृति सबकी एक जैसी होती है, लेकिन अगर उनका साइज भी बराबर हो तब समरूप होते हैं, सब सर्वांग सम होते हैं। दूसरा देखो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं
समरूप होते हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको बताना है कौन से त्रिभुज अपने पढ़े थे जो समरूप थे। तो त्रिभुजों का प्रकार था समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होते हैं? जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अगर दो बहुभुज हैं जिसके अंदर भुजाएं बराबर हैं। अब उनकी समरूपता का आपको कंडीशन लिखनी है। तो पहला तो क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाएं बराबर नहीं हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या लिख सकते हैं भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा आपको क्या लिखना है? कोण बराबर हो। क्या बराबर हो? संगत कोण। संगत कोण बराबर हो, यानी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे, जो भी आकृति है बहुभुज है उसके सभी कोण दूसरी बहुभुज के बराबर हो। तो ये जिसमें दोनों कंडीशनें लागू होती है वही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन लागू नहीं हो रही तो फिर वो समरूप नहीं होंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपको दिया है उसमें आपको वाक्य से बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो देखो, आपको पढ़कर इसके अगर ये बाकी सारा अपने कॉन्सेप्ट पीछे वाला अच्छी तरह समझा है, जिसमें जो अपने बेसिक की बात की, अगर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्न कथन में से सत्य और असत्य बताइए। तो देखो, पहला प्रश्न दिया, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। दो सर्वांगसम आकृतियां क्या समरूप होती है? बिल्कुल होती है, यहाँ पर अपने पढ़ा था। तो ये पहली बात जो कही है बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि जितनी भी आकृतियां सर्वांगसम होती है वो समरूप तो होती ही होती है। दूसरा देखो, बात करें, दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है क्या? कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आपने एक समबाहु त्रिभुज ये बनाया और दूसरा समबाहु त्रिभुज ये बनाया, तो ये दिखने में छोटे बड़े हैं, तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साइज भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये छोटा बड़ा दिख रहा है तो अपने को पता है वैसे भी क्या नहीं है? सर्वांगसम नहीं है। दो समबाहु त्रिभुज जरूरी नहीं है हमेशा सर्वांगसम हो, ठीक है? तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। इसके बाद तीसरा देखो क्या दिया, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, या फिर समानुपाती का मतलब होता है उनका अनुपात बराबर हो। क्या दो त्रिभुज समरूप होते हैं? जब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। पहली देखो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि कोण के बारे में बात नहीं की। हो सकता है कोण बराबर नहीं हो, तो फिर जरूरी नहीं है वो हो। अगर दोनों बातें मैंने कहा, जहां भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो, दोनों शर्तें जहां पर लगेगी वही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये एक ही शर्त बता रहा है, दूसरी शर्त ही नहीं बताई, तो फिर अपन इसको क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। क्या कहना है? असत्य। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो देखो, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हो। हाँ, यहां पर देखो दोनों शर्तें कंप्लीट हो रही है। पहली शर्त तो संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरी शर्त यहां पर की है कि संगत कोण भी बराबर है। तब अपन इसको क्या कहेंगे? सत्य है, क्योंकि दोनों शर्तें जहां पर लागू होती है वही क्या होता है? समरूप त्रिभुज होते हैं। पहला तो अगर उसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण भी बराबर हो, जहां पर दोनों शर्तें लागू होगी वही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद इसका अगला पॉइंट देखते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। दो त्रिभुज क्या समरूप होते हैं अगर उसके कोण बराबर हो? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भुजाओं के बारे में बात नहीं की है। तो आपको ये शर्त दे दी, ये शर्त नहीं दी, तो दोनों शर्तें जहां पर लागू होती है वही समरूप होते हैं। तो इसमें भी आधी बात कही है, तो ये भी क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य। ये सत्य असत्य वैसे तो आके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, बेसिक को और मजबूत करवाते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो अपना क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो ये थे आपके पहला और दूसरा सवाल इस प्रश्नावली का। आपको देखो ये ध्यान रखना है, सर्वांगसम और समरूपता के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो आकृति सर्वांगसम है वो समरूप तो होगी, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन सभी ऐसे में हो ये जरूरी नहीं है। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अगला अंतिम सवाल। देखो तीन ही सवाल दिए हुए हैं। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है? समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण बनाकर दीजिए, यानी आपको दो उदाहरण ऐसे बनाने हैं जो आपस में क्या हो? समरूप हो। तो आपने पहले ही पढ़ा था, बहुत सारी आकृतियां होती है जो आपस में समरूप होती है। जैसे अपन बात करें तो वैसे तो अपन बात करें ना, तो जैसे देखो कौन कौन सी आकृतियां आपस में समरूप होती है? वर्त, दूसरा
वर्ग। तीसरा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चौथा देखो, इसके बाद में अपन बात करें तो जिन आकृतियों के आगे जैसे आ गया समपंचभुज, समपंचभुज। समपंचभुज का मतलब होता है ऐसा पंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं भी बराबर हैं और पांचों कोण भी बराबर हैं। तो दूसरी आकृति समपंचभुज होगी तो भुजाओं का अनुपात तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे बात करें इसके आगे समपंचभुज के आगे समषटभुज, ये सारे बहुभुज हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समषटभुज हो गया, समसप्तभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, जिसके आगे सम लगता है मतलब उनकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और जो अंदर के कोण है वो भी क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या होती है, आकृतियां आपस में समरूप होती हैं। तो इनमें से आप कोई भी दो उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया वर्त, ये एक वर्त है, ये दूसरा वर्त है, ये आपस में क्या है, समरूप है। दूसरा उदाहरण आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, जैसे वर्ग, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया। आपको दो समरूप आकृतियों का चित्र बनाना है। अगर मान लो आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं षटभुज का एक बना के बताता हूं, षटभुज यानी 6 भुजाएं हो जिसके अंदर, तो 6 भुजाएं कैसे बनेगी, देखो इस तरह से कुछ आकृतियां होती है। इस तरह की इसकी चारों भुजाएं मान लो कि ये 5-5 सेंटीमीटर की हो, ये 5, ये 5। अब इसका अंदर का जो प्रत्येक कोण है ना वो सारे के सारे बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, समषटभुज है। इसके बाद दूसरा समषटभुज बना देते हैं एक और, ये दूसरा समषटभुज, मान लो इसकी सारी भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, इसका भी आंतरिक कोण बराबर होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, समषटभुज। सम का मतलब होता है समान, षट का मतलब होता है 6 और भुज का मतलब भुजाएं, समान 6 भुजाएं। देखो कितनी भुजा होगी, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसी भी आकृति क्या होती है, समरूप होती है। तो ये सारे समषटभुज, समसप्तभुज, समअष्टभुज, ये सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके दो उदाहरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये थी आपकी पूरी 11.1 प्रश्नावली। अगली प्रश्नावली से अपने को बहुत ही ध्यान से रखते हुए सवाल करना है, वही प्रश्न करने हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। और ये 11.1 है जो आपके बेसिक सारे क्लियर करवा रही है। ठीक है, ये अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जिसमें अपने पढ़ा समरूपता का मतलब क्या होता है, समरूपता और सर्वांग समता के अंतर क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में होना चाहिए। तो अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो आगे की प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।